अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया गया सो हम आपको पूरे Hello everyone, so I welcome you all to my next lecture which will be related to reading comprehension. Fine, so let's just start with our topic today. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, जो इतना डिफ़िकल्ट साउंड करता है या देखने में इतना डिफ़िकल्ट लगता है, हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट इट, हाउ टू मेक इट लुक easy, sound easy, and attempting it should also feel easy. तो आज हम पहले वही देख लेते हैं बिफोर टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, या जो क्वेश्चन बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस अबाउट इट। ठीक है, तो पहले हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं ना एग्जाम में, हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। आर यू गेटिंग मी? तो पहले ही अगर हम मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा आधा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देन व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो विच विल हेल्प अस टू सॉल्व दिस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। फाइन, बेसिकली एक अप्रोच की बात करेंगे हम, जो अप्रोच हम यूज करेंगे। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो क्वेश्चन है उसमें आता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना है उन क्वेश्चंस का, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मिस्टेक्स, कि जो मिस्टेक्स, जैसी मिस्टेक्स बच्चे एग्जाम में आज तक करते आ रहे हैं, वी डोंट हैव टू फॉलो दोज मिस्टेक्स। ओके ओके, तो पहली मिस्टेक क्या होती है ना, बच्चे क्या कर लेते हैं, दे रीड द होल पैसेज। जो भी आपका पैसेज दिया होता है ना वो पढ़ लेते हैं, और उससे क्या होता है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। नेवर गो फॉर रीडिंग पैसेज, ओके, नेवर गो फॉर दैट। तो इंस्टेड आप क्या करोगे, पहले मैं बताऊं कि पैसेज रीड करने से क्या होता है, उसके रेपरकशंस क्या है। जब आप पहली बार पैसेज पढ़ते हो तो आपको आधे से ज्यादा पैसेज भूल जाता है, अटेंशन नहीं पे कर पाते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। जब आप दूसरी बार पैसेज पढ़ते हो, हाँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि पैसेज बोल क्या रहा है। और तीसरी बार पे आप क्या करते हो, या तीसरी बार नहीं भी पढ़ोगे आप, क्वेश्चन देखने, अब क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे, आपको फिर से पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको उतना भी याद नहीं रहा होगा कहाँ पे कौन सी लाइन थी, कहाँ पे कौन सा वर्ड था। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर ढूंढना है, तो कहाँ पे जाके ढूंढूं मैं। सो यू विल हैव टू रीड द पैसेज फॉर द थर्ड टाइम ऑल्सो। आर यू गेटिंग मी? तो इससे क्या होगा, 3 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और ऐसा करने से कभी क्या होता है, 10 मिनट तो क्या, 15 मिनट में भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, और 15 मिनट उनके टोटल वेस्ट हो जाते हैं। और अगर कर भी पाएंगे तो एक क्वेश्चन कर पाएंगे हार्डली। आर यू गेटिंग मी? तो हमें इस चीज को फॉलो नहीं करना है। इंस्टेड लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव टू डू। ओके, दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है पहले वोकैबुलरी से रिलेटेड। ठीक है, आपका वोकैब, वहां पे जितने भी वर्ड्स दिए गए होते हैं ना, एट टाइम्स क्या होता है, दे विल आस्क यू फॉर द एग्जैक्ट मीनिंग, बट यूजुअली जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना वर्ड का, वैसे नहीं पूछा गया होता है वर्ड, वो जिस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया होता है, यू हैव टू लुक एट द टोन इन विच द वर्ड हैज बिन यूज्ड। आपको वो टोन ढूंढना है, किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज किया गया है, उसका तरीका, उसका वे, आपको उसके हिसाब से मीनिंग लिखना है, ना कि एग्जैक्ट मीनिंग। आर यू गेटिंग मी? बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि चलो ये वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो ये है, वो उसी ऑप्शन पे टिक करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। यू हैव टू लुक फॉर द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इन विच द वर्ड हैज बिन यूज्ड। ठीक है, कैसे मीनिंग ढूंढोगे, जिस तरीके से वो वर्ड सेंटेंस में यूज किया गया होगा। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे, हम कैसी मेथड्स या अप्रोच अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है कम से कम टाइम में, ऑलमोस्ट 6 मिनट्स में सॉल्व हो जाए।
ठीक है, फिर से मैं यही बात कहूंगी यहाँ पे, अगर आपका पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपको टाइम नहीं देखना, आपको टाइम नहीं देखना। आपको पहले क्या करना है, जिन अप्रोच की बात मैं करूंगी वो अप्रोच आपको फॉलो करने हैं, अप्लाई करने हैं, और देखना है कि क्या आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है कि नहीं। फिर जब वो मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा, वो अप्रोच सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको पता चलेगा ठीक है ये तो वर्क कर रहा है और मेरे क्वेश्चंस भी सही आ रहे हैं, उसके बाद यू आर गोइंग टू वर्क ऑन टाइम। पहले ही टाइम पे फोकस नहीं करना है। ओके, सो आप क्या करोगे, पहली चीज what you have to do is you will look at the questions। ठीक है, आपका ऑनलाइन एग्जाम है, फिर भी ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको एक पेपर मिलता ही है, पेन मिलता ही है, isn't it? तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे हम। 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिसमें से 3 होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। 3 क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। 2 जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। 2 जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब जो ये 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, ये जो 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, इसमें से भी 2 टाइप्स होते हैं, एक जो इजी है, एक जो टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट है। गेटिंग मी? जो टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो डिफिकल्ट है। तो जो ये 5th क्वेश्चन है जो कि इनडायरेक्ट में आता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है बेसिकली। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड होता है, वो यूजुअली, एक सेकेंड, वो टाइटल से रिलेटेड होगा। यू विल बी आस्क्ड टू गिव द टाइटल ऑफ द होल पैसेज, टोन ऑफ द होल पैसेज और थीम ऑफ द होल पैसेज। आर यू गेटिंग मी? टाइटल और थीम इट्स ऑलमोस्ट वन एट द सेम थिंग। और यहाँ पर टाइटल, टोन या थीम आपको किसी एक वर्ड से नहीं मिलेगा। जब तक कि आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं आया होगा, तब तक आप टाइटल, टोन या थीम नहीं दे पाओगे किसी भी पैसेज का। दे भी पाओगे वो गलत होगा। कोई वर्ड देख के ठीक है ये वर्ड है चलो दे दो, नो, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो टाइटल वाला क्वेश्चन अभी हम स्किप करेंगे, अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे, पहले टाइप्स भी बताऊंगी मैं कि कैसे कैसे टाइप के या टोन, टाइटल या थीम आते हैं एग्जाम में। ठीक है, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैसेज बेटर एंड टू टाइटल इट विथ अ पर्टिकुलर, सॉरी, टू क्या बोलते हैं इसको, एक आप पर्टिकुलर थीम, टाइटल या टोन दे पाओगे। ओके, so definitely when I'm going to talk about these types, it will help you to give a particular theme, title या tone to a particular passage. Understood? तो बाकी जो questions है वो क्या है, उसमें से एक आता है आपका वोकैबुलरी। ओके, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम पूछे जाते हैं और एंटोनिम पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। अभी मैं अप्रोच की बात नहीं कर रही हूं कि आपको जो क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं उसमें क्या करना है वो मैं बताऊंगी। पहले आप ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर आपको कभी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना होता है पैसेज में से और कभी मोस्ट इनअप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट वन विल बी द सिनोनिम, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वन विल बी द एंटोनिम। फाइन, अंडरस्टूड टिल हियर? वोकैबुलरी के बाद, और मैंने आपको बताया कि वर्ड का मीनिंग हमें कैसे देखना है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देखना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया होगा एक पर्टिकुलर सेंटेंस में वैसे ही आपको मीनिंग लिखना है। ठीक, ओके। उसके बाद लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक फ्रेजेस, कॉन्टेक्स्ट, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस जो कि फ्रेजेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। अभी फ्रेजेस भी आपको इनका मीनिंग कैसे देखना है कि ये कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं इस पैसेज में, हाउ दे हैव बीन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इन अ गिवन पैसेज। आर यू गेटिंग मी?
तो जैसे आप वर्ड्स का मीनिंग देखोगे वैसे ही आप फ्रेजेस का भी मीनिंग देखोगे। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देखना है जिस तरीके से ये फ्रेज सेंटेंस में यूज किया गया है या पैसेज में यूज किया गया है। ओके, उसके बाद जो तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो होता है, सॉरी, उसके बाद जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो डेटा, फिगर या नेम से रिलेटेड होता है, विच इज वेरी इजी टू पॉइंट आउट इन अ पर्टिकुलर पैसेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं और अगर होंगे तो पहले आप यही देखोगे। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको मैंने बता दिया। फाइन, अब आते हैं हाउ टू सॉल्व दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वोकैबुलरी को छोड़ के 5 होते हैं, 3 इनमें से ऑलमोस्ट क्या होते हैं डायरेक्ट और 2 क्या होते हैं इनडायरेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। और इनडायरेक्ट में एक इजी होगा जो ट्रू और फॉल्स टाइप सेंटेंसेस होते हैं, फैक्ट्स पे ही बेस्ड होता है लेकिन ट्रू और फॉल्स टाइप स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर आपको पैसेज बीच में से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ भी नहीं होगा कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा ये ट्रू है कि फॉल्स है, इनडायरेक्ट ही होगा मगर ईजी होगा, ना कि जो दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है विच विल बी बेस्ड ऑन टाइटल, थीम या टोन, जिसके लिए पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि उसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो हिडन होगा उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में, एंड दैट इज टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या करोगे, पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़ लिया और इन क्वेश्चंस में जो आपको की वर्ड्स मिलेंगे हर किसी क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही नहीं, हर किसी क्वेश्चन में जो आपको की वर्ड्स मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला आपको पेपर और पेन तो मिल ही जाता है वहां पे, आप उस पे वो की वर्ड लिख के रखोगे। यू विल राइट डाउन दैट की वर्ड ऑन दैट पेपर। अंडरस्टूड? तो की वर्ड्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप वापस से पैसेज पे जाओगे क्योंकि अब आपके पास 5 या 6 कीवर्ड्स है हर क्वेश्चन से रिलेटेड। आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, इजंट इट? तो इसके बाद ये आपको हेल्प कैसे करेगा? इस बार जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, दैट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने तो अभी तक पैसेज देखा ही नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो आपने नोट डाउन कर लिया। तो अब आपको क्या मिलेगा, इससे क्या हेल्प मिलेगी? आप जब पैसेज पढ़ोगे आपको पता होगा कि आपको ढूंढना क्या है, और जब आप जब आपके दिमाग में ये चीज होगी कि मुझे ढूंढना क्या है, आपका जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, वो 100% होगा क्योंकि आप कुछ गोल दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे ये चीज ढूंढनी है कहीं पे, इस पैसेज में मुझे कहीं ना कहीं ये चीज ढूंढनी है, और जहां पर भी आपको वो चीज मिलेगी इट विल डेफिनेटली हिट योर माइंड एट दैट टाइम, इट विल डेफिनेटली ट्रिगर इन योर माइंड कि ये चीज तो मैंने ऑलरेडी देखी थी क्वेश्चन में, शायद यही पे इसका आंसर होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देखना होगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उस क्वेश्चन के आंसर पे श्योर होने के लिए आप 1-2 लाइंस और पढ़ सकते हो विच विल बी बिलो इट। आर यू गेटिंग मी? और जब आप क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे आपके पास वो आंसर होगा। Are you getting me? दूसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करोगे। You know, when I am going to help you, when I am going to show you how I'm going to solve reading comprehension, it will definitely give you a clear idea कि क्या ये helpful है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट ही होगा, जब आप ये करोगे ना, ये 3 क्वेश्चंस करोगे, तब तक आपने 70% जो है पैसेज पढ़ लिया होगा। और ऐसा करने से आपको पैसेज कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ 1 बार, ना कि 2 बार, ना कि तीसरी बार। आपका टाइम बचेगा कि नहीं? डेफिनेटली बचेगा। यू आर गेटिंग मी? उसके बाद तो 70% पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, और अगर उसमें से वहां तक जो 70% पैसेज होगा जो आपने पढ़ा होगा, उस 70% पैसेज में से अगर आपके पास वो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए होंगे, क्योंकि जिस वर्ड का आपको मीनिंग देना होगा ना, एंटोनिम हो या सिनोनिम हो, ठीक है, वहां पर वो वर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड होते हैं। तो अगर वहां तक आपको वो हाईलाइटेड वर्ड्स मिले, आपको ये भी पता होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए होंगे, तो आप उनमें से, टोटल तो 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उसमें से भी वो क्वेश्चंस कर लोगे, 2 या
3 वहां तक होंगे ही वर्ड्स आपके, आप वो वाले वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर पाओगे। सो आधा पैराग्राफ 70% पैराग्राफ पढ़ने से ही आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? 6 to 7 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कीवर्ड तो आपके पास है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो अगर उसी 70% में से आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आपको पता है कि कहां पर आता है, क्योंकि आपने वो पैसेज पढ़ा होगा और ध्यान से पढ़ा होगा, आपको एटलीस्ट पता होगा कि किस लाइन में ये आता है। आप वही लाइन पे एग्जैक्टली जाके उसके ऊपर वाली 2-3 लाइन्स ही पढ़ोगे और नीचे वाली 2-3 लाइन्स भी पढ़ोगे। आर यू गेटिंग मी? और हिडन आंसर जो होगा उन लाइन्स में वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कम से कम टाइम में। आर यू गेटिंग मी? और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, दैट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइटल, थीम एंड टोन, ठीक। उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा और आपको समझ भी आया होगा। लेकिन अब ये थीम, टाइटल और टोन देने के लिए, एक पर्टिकुलर थीम चूज करने के लिए, टाइटल चूज करने के लिए, टोन चूज करने के लिए हम पहले देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वहां पे बहुत सारे टोन्स होते हैं, एथिकल, डॉगमेटिक, बायस, सीवियर। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे वो थीम्स आप कर लोगे। लेकिन ये जो 4 स्टेप्स है, कौन से 4 स्टेप्स कहे मैंने आपको? पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, सेकंड क्या करोगे आप, सॉरी 1 सेकेंड, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? यू विल रीड आउट दी क्वेश्चंस। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका? उन क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को पॉइंट आउट करोगे और नोट डाउन करोगे। थर्ड स्टेप क्या होगा? आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढोगे स्टेप वाइज, ठीक है। पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का। आर यू गेटिंग मी? और फोर्थ क्या होगा? आप उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी दे पाओगे, उन वर्ड्स जहां जहां पे वो वर्ड है एटलीस्ट आप वो नोट करके रखोगे कि मुझे किस वर्ड का किस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दिया गया है, ठीक है। वो आपका फोर्थ स्टेप होगा कि ये एटलीस्ट वो आप लिख के रखोगे कहीं पे कि उसका टोन था क्या, वो किस एंगल से यूज किया गया था, किस कॉन्टेक्स्ट से यूज किया गया था। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसा करने से you can minimize your efforts, you can cut on the time. Are you getting me? So do apply these approach. इसके बाद हम बात करते हैं types of themes and tones, ठीक? Okay, so now we'll talk about tones. Fine. तो पहली टोन जिसकी हम बात करेंगे, it talks about criticism. किस चीज की बात होगी उस पैसेज में? उसमें किसी चीज को क्रिटिसाइज किया होगा तो क्रिटिसिज्म की बात आएगी, ठीक है। जहां पर ऑथर ने, राइटर ने किसी चीज के बारे में कुछ नेगेटिविटी बताई हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए हो, क्रिटिसाइज किया हो किसी चीज को। आर यू गेटिंग मी? और इसके जो सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो, दैट इज बिटर, दैट इज एसर्बिक, दैट इज सीवियर, ठीक है। एक और है विट्रियोलिक, VITRIOLIC, ओके, विट्रियोलिक। एम आई फॉरगेटिंग समथिंग? हार्श भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म, विट्रियोलिक, बिटर, सीवियर, एसर्बिक एंड हार्श। ये टोन्स अगर आएगा, आपको टोन बताना होगा आपको किसी भी पैसेज का, तो जहां पर भी क्रिटिसिज्म की बात होगी वहां पर आप ये सारे वर्ड्स यूज करोगे। जस्ट नोट इट डाउन ऑन योर कॉपीज, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टोन जो यूज होती है वो है बायस्ड टोन, ठीक है, बायस्ड टोन। तो इसमें क्या होता है, राइटर किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ ही जाता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही या तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव्स की बात करेगा, ठीक है, या तो कंटिन्यूअसली नेगेटिव ही बोलेगा उस चीज के बारे में, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई पैसेज है जहां पर सिर्फ तारीफ ही हो रही है कंटिन्यूअसली, एक चीज को लेके उसके पॉजिटिव्स ही बताए जा रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होगा, वो भी बायस्ड टोन होगा। अगर किसी चीज के बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बताया जाएगा तो वो क्या होता है, वो भी बायस्ड टोन है।
आई यू गेटिंग मी? ये दोनों केसेस में बायस टोन होगा, फाइन। लेकिन क्रिटिसिज्म और बायस होने में देयर इज अ डिफरेंस, यू गेटिंग मी? क्योंकि क्रिटिसिज्म में आप पॉजिटिविटी देखोगे, लेकिन उसको क्रिटिसाइज, ये पॉइंट तो अच्छा है लेकिन ऐसा होना चाहिए था, क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ जो चीज होगी उसी को लेके पॉजिटिव बताया जाएगा, उसी को लेके नेगेटिव भी बताया जाएगा। गेटिंग मी? उसके बाद थर्ड आता है, वेट अ सेकेंड, उसके बाद थर्ड टोन जो होता है दैट इज एथिकल। यहां पर किसी कंपनी की बात की गई होगी जहां पे हाउ अ मैनेजर शुड ट्रीट हिज एम्प्लॉयज, या हाउ एम्प्लॉयज शुड बिहेव इन अ कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ स्कूल, या कोई एक बिजनेस कंसल्टेंट हाउ ही शुड बिहेव विद द अदर बिजनेस कंसल्टेंट। ओके, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी टू बी इन ऑर्डर टू बिहेव प्रॉपरली। आर यू गेटिंग मी? तो ये सारी चीजें एथिक्स होती है। गेटिंग मी? वो जहां पर भी वो सारी चीजों की बात की गई होंगी वो क्या होगा, वो आपका एथिकल टोन होगा उस पूरे पैसेज का, ठीक। फोर्थ वन जहां पर हंसी मजाक की बात की गई होगी, ठीक है, कोई ऐसे फैक्टर्स डाल दिए गए होंगे विच वुड बी फनी, तो वो कौन सा टोन होगा, वो ह्यूमरस टोन होगा, वो ह्यूमरस टोन होगा उस पैसेज का, वेयर समथिंग फनी विल बी टॉक्ड अबाउट, वेयर समथिंग हिलेरियस विल बी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। ऐसा कुछ कंटेंट होगा विच विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एनीवन लाफ। गेटिंग मी? बट इन अ पॉजिटिव वे, ये नहीं कि सरकाज़म होगा, क्योंकि अगर सरकाज़म की बात यहीं पर मैं करती हूं, अब ये कौन सा था, दिस वॉज द फोर्थ वन आई गेस। फिफ्थ वन में सरकाज़म की ही बात करती हूँ यहीं पे। सरकाज़म इसका एक और सिनोनिम है आयरॉनिकल, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होगा, उसका ऑपोजिट रिजल्ट होगा, दैट इज आयरनी, या तो टॉन्टिंग, किसी को टॉन्ट करना। अब टॉन्ट तो यूजुअली हम मतलब हम डायरेक्टली वो बात नहीं बोलते हैं, हम किसी बात को घुमा फिरा के बोलते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल टॉन्ट। आयरॉनिकल चीज क्या होती है, आप किसी चीज का पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के या ऑपोजिट जो भी कोई चीज आता है दैट इज आयरॉनिकल। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हो और कुछ और ही आपके सामने आ जाता है। और सरकाज़म क्या होता है, वो भी वही होता है कि आपको कोई चीज बोली गई है अच्छी वे में, लेकिन एक्चुअली में उसका जो मीनिंग है वो कुछ और होता है, ठीक है, वो नेगेटिव चीज को पॉइंट आउट करता है, दैट इज व्हाट यू कॉल सरकाज़म। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही काम आती है, लेकिन हम बोलेंगे वाओ द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इज वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हुआ, बोलना तो हमें कुछ और था, लेकिन हम इस वे में बोलेंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस दे के बोलेंगे कि वो क्या लगेगा, वो सरकाज़म ही लगेगा, वो टॉन्ट ही लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, बट हम फिर भी बोलेंगे कि जो सोर्स है उसका बड़ा ही अच्छा है, ठीक है, जो स्केड्यूल है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा ही अच्छा है। अरे कहाँ है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसी चीजें अगर आप देखोगे किसमें, सॉरी पैसेज में, तो वो क्या होगा, वो सरकाज़म होगा, आयरॉनिकल होगा, या टॉन्टिंग होगा। गवर्नमेंट की बात करेंगे, किसी भी स्टेट में, कंट्री में, या किसी भी जगह, मैं इंडिया की बात नहीं करूंगी, किसी एक और कंट्री की बात नहीं करूंगी, पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई कंट्री होगी जहां का पॉलिटिक्स क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, 1 सेकेंड, बिल्कुल बकवास होगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी ऐसी ऐसी चीजें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहेंगे जो कि हम अच्छे वे में कहेंगे, लेकिन बेसिकली हमारा मतलब क्या होगा कि बिल्कुल ही बकवास है, ठीक है। आई विश आवर कंट्री शुड हैव द पॉलिटिकल सिस्टम एज दैट कंट्री, जबकि वो गलत है, ठीक है। वो मतलब ऐसे बोलेंगे हम कि चाहते होंगे कि कभी ना हो, लेकिन वो इस वे में, इस एक्सप्रेशन के साथ दिया गया होगा, वो कौन सा टोन वहां पे होगा, वो सरकाज़म टोन होगा। गेटिंग मी? उसके बाद कभी ऑथर क्या करता है, वो एक चीज के बारे में तारीफ ही करता जाता है, कंटिन्यूअसली तारीफ ही किए जा रहा है, ठीक है। कोई एक भी चीज, किसी भी फैक्टर को ले लो आप, किसी भी इशू को ले लो, किसी भी मतलब टॉपिक को ले लो, उसके बारे में ऑथर क्या करता रहेगा, प्रेज करता रहेगा। तो उस पैसेज में, सॉरी उस टाइम पे उस पैसेज का जो टोन होगा वो क्या होगा, वो प्रेज वर्दी टोन होगा, या उसको लॉडेटरी टोन भी कहेंगे हम।
जहां पे सिर्फ एक चीज को पकड़ा गया हो और उसी के बारे में इतनी तारीफ की गई हो कि वो तो डाइजेस्ट भी ना हो सके, ठीक, उसको बोलते हैं प्रेज वर्दी। लेकिन हाँ, वो तारीफ सच्ची होगी, ये नहीं कि सरकाज़म होगा, वो तारीफ सच्ची होगी। जो तारीफ झूठी होगी, जिसको पता होगा आपको कि ये तारीफ के लायक नहीं है फिर भी तारीफ हो रही है, वो सरकाज़म है। आर यू गेटिंग मी? जहां पे सच्ची तारीफ हुई हो किसी चीज की, दैट इज द टोन ऑफ प्रेज वर्दी और लॉडेटरी। मुझे नहीं लगता ये टोन्स कोई बताएगा आपको, कहीं पे भी आपने देखा होगा किसी लेक्चर में। सो जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स ऑल दीज टोन्स। उसके बाद अगर आप देखोगे कहीं पे एक्टिविस्ट की बात हो रही है, जहां पर पोर पीपल है, आई थिंक मैंने नंबरिंग गलत दे दी, शायद 8th वन था ये कि 7th ही था। तो जहां पर कोई ऐसी चीजें हैं, पॉवर्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, जो लोग पोर हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि उनके पास कौन कौन सी चीजें नहीं है, दे आर नीडफुल ऑफ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो अगर ऐसी ऐसी चीजों को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताया जा रहा है आपको एक पैसेज में, ठीक है, और कोई बंदा है जो इसके बारे में लड़ रहा है, जो इसके बारे में बोल रहा है, वहां पर आप कौन सी टोन यूज करोगे? आप बोलोगे पॉपुलिस्ट, क्योंकि वो टोन ही पॉपुलिस्ट हो जाती है, ठीक है। जहां पे कोई एक्टिविस्ट खड़ा हो जाता है और किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली कंडेम करता है, किसी को सपोर्ट करता है कि इन लोगों को ये सारी चीजें, किसी के लिए बोलना, आई मीन टू से किसी के लिए स्टैंड लेना, गेटिंग मी? और वो कोई भी इशू हो सकता है, डेस्टिट्यूट वेमेन हो सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती है, पॉवर्टी, पोर पीपल, आपको समझ में आ रहा है? तो वहां पर पॉपुलिस्ट टोन होगा आपका। फाइन, आई थिंक दिस मच इज इनफ। एक और टोन है टसल। और भी टोन्स होती है लेकिन वो एग्जाम में यूजुअली पूछी नहीं जाती है, ठीक। तो टसल में क्या होता है? कोई एक कोर इशू, दो पार्टीज होंगी, फाइन, उनके बीच में कोई एक कोर इशू होगा जिसके लिए वो दोनों लड़ते होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी, कोई डिफिकल्टीज होंगी जिन्हें वो सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, और उसी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया होगा उन दो पार्टीज को रेफर करके, मतलब कोई दो पार्टीज बोली गई होंगी, दे विल बी टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, जहां पर उनकी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी एक कोर इशू को लिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, और व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम? दैट इज कश्मीर, isn't it? तो ये क्या बन जाएगा? जब इसी के बारे में जब इस टॉपिक के बारे में कंटिन्यूअसली बात की गई होगी, आर यू गेटिंग मी? जो उनका कोर इशू है कश्मीर, वहां पर उसके लेके बात की होगी, तो उसको लेके बात की गई होगी, तो वहां पर क्या आएगा? वो टोन क्या होगा? टसल। आर यू गेटिंग मी? जहां पे ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, जहां पे डिफिकल्टीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, या कोर इशू पे रिलेटेड कोई मसला होगा, तो दैट विल बी द टोन ऑफ टसल। फाइन, टोन के बाद हम आते हैं टाइटल पे, ठीक है। अब टाइटल को देने के लिए आप क्या करोगे? टाइटल में आपको पहले एक चीज यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन, आपको आउट ऑफ पैसेज नहीं जाना है। कोई टॉपिक होगा, आपको लगेगा अरे इसका कुछ और मीनिंग होगा, मे बी एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया गया होगा, तो मे बी ये हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं मीनिंग रेलिवेंट है। नहीं, आउट ऑफ पैसेज आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। वो पहले ही एलिमिनेट कर देना है वो ऑप्शन। अगर आपको आएगा कोई थोड़ा मीनिंग सेम होगा, नहीं, आपको देखना है कि पैसेज क्या बोल रहा है। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद कभी क्या होता है, ऐसे भी टाइटल्स दिए गए होते हैं जो एक पैराग्राफ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से लूंगी कोई एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का ही एक इशू है, वो किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताया गया है, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दूसरे इश्यूज है वो किसी दूसरे पैराग्राफ में बताया गया होगा, लेकिन टॉपिक जो है वहां पे, टाइटल जो है वहां पे वो कश्मीर से रिलेटेड भी होगा। आपको वो वाला टॉपिक चूज नहीं करना है, लेकिन जो आपको पूरे पैसेज का मीनिंग देता है आपको वो वाला टाइटल चूज करना है। आर यू गेटिंग मी? तो पैराग्राफ पे बेस्ड आपको टाइटल चूज नहीं करना है, बल्कि आपको पैसेज पे बेस्ड टाइटल चूज करना है। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? और वो टाइटल आप तभी दे सकते हो जब आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा। और सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अगर आपको पहले ही टाइटल मिल रहा है अच्छे से तो ठीक है, आपको टिक दोगे ही, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वहां पे फिर से वही रूल अप्लाई करोगे। कौन सा वाला? एलिमिनेशन का। यू विल एलिमिनेट द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट टाइटल।
जो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट टाइटल होगा आप पहले उसको ही दफा कर दोगे, आप पहले उसी को एलिमिनेट कर दोगे। आर यू गेटिंग मी? तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गेट एन एग्जांपल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप 5 या 6 मिनट में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे। ऑब्वियसली कराने के टाइम तो मुझे टाइम लगेगा ही, लेकिन जब आप वो मेथडोलॉजी, जब आप वो अप्रोच अप्लाई करोगे, ठीक है, तब आप 5 या 6 मिनट में ही सॉल्व कर पाओगे पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गेटिंग मी? सो टेक केयर, बाय बाय।